गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न की 1 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द ऑलिव रिडले टर्टल स्टे अवे फ्रॉम ऋषिकुल्या इन ओडिशा दिस ईयर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GS3। तो आप देख सकते हो ऑलिव रिडले क्या है। हम सबसे पहले इनके बारे में ही पढ़ते हैं, वैसे हम हर साल इसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट एब्यूंडेंट सी टर्टल्स की एक वैरायटी है जो मेनली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर में रहती है। ये जो टर्टल्स हैं इनके साथ अपने कज़न्स के साथ जैसे कैम्प्स रिटले टर्टल्स ये यूनिक हैं फॉर देयर मास नेटिंग, जिसे हम अरीबाडा भी बोलते हैं, जिसमें 1000 जो फीमेल्स हैं वो अपने एग्स देती हैं सेम बीच पे। IUCN का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेट्स इनको क्या है, एक्सीडेंटल किलिंग हो जाती हैं। फाइन, एक्सटेंसिवली इनको पोच किया जाता है उनके मीट के लिए, सी फूड के लिए, शेल या लेदर के लिए। और कभी कभी आपको पता ही है जैसे सी सरफेस टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से जो वार्म हो रहे हैं इनकी वजह से इन स्पीसीज को थ्रेट है। अभी क्या एक्सपर्ट्स ने बोला है जो ऑलिव रिडले टर्टल है वो ऋषिकुल्या रुकड़ी से, जो कि ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से दूर रह रहे हैं, जबकि वो वहाँ पे रहते हैं। फाइन, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो ऑलिव रिडले को हमने अभी शेड्यूल 1 के अंडर रखा हुआ है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने हर एक जो ट्रॉल्स हैं उनके लिए मैंडेटरी बना रखा है कि वो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को यूज़ कर सके। एक स्पेशली डिज़ाइंड नेट है जिसमें एक एग्जिट कवर होते हैं जहाँ पे जो टर्टल्स हैं वो मास नेटिंग के बाद वहाँ से रिटेन हो सकते हैं, सॉरी एस्केप हो सकते हैं। इसके अलावा जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने भी ऑपरेशन ओलिवा एक एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है सो दैट वहाँ पे जो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स है जब वो ब्रीड करते हैं तो उनको हम वहाँ के जो सी टेम्परेचर चाहिए, जो भी क्लाइमेट चाहिए, सेफ क्लाइमेट हम वहाँ पे पहुँचा सकें। फाइन, तो समझ में आ गई। मास नेटिंग एक फिनोमिना होता है जो हमेशा वो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी नेटिक साइट्स है, एक रॉबर्ट आइलैंड है, एक ऋषिकुल्या है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू सेंटर ऑन प्ली चैलेंजिंग द सेडिशन लॉ। फाइन, अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर एक नोटिस पास किया है जिसमें सेंटर कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिगार्डिंग एक नोटिस इशू किया सेंटर को। ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर द जीव। अभी क्या जो सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशनर्स आए थे उन्होंने बोला है उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा होता, मतलब कि ऑफकोर्स जिसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा होगा तो उसी ने पेटिशन फाइल की होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये बोला था कि जिन लोगों को सेडिशन के लिए चार्ज किया गया है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है कि क्या अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम कमेंट्स या कार्टून्स बना रहे हैं तो क्या वो सेडिशन के अंडर कवर होता है या नहीं। फाइन, द पेटिशनर्स इन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे वर चार्ज विद द सेडिशन फॉर क्वेश्चनिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर एंड फॉर कमेंट एंड कार्टून शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन्होंने बोला है कि जो प्रोविजंस हैं वो फंडामेंटल, मतलब कि ऑफकोर्स आपने देखा होगा इतने मीम्स बनते हैं, मोदी पे बनते हैं या फिर डिफरेंट नेताओं पे, मिनिस्टर्स पे बनते हैं, कार्टून्स बनता है। तो उन्होंने बोला ये जो प्रोविज़न है वो हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो किसके अंडर है, हमें मिला अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर है। सेडिशन लॉ कवर किया जाता है अंडर द इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A के अंडर, जिसके अंदर क्या होता है, सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोही। अगर आप हेट्रेड फैला रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो या ऐसा मतलब कि किसी के अंदर ऐसा भावना फील कर रहे हो सो दैट गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसइन्फेक्शन आप शो कर रहे हो तो उसको हम सेडिशन बोलते हैं। और वो डिसइन्फेक्शन आप कैसे भी शो कर सकते हो, बाय स्पोकन, बाय रिटन या फिर कोई साइंस के थ्रू या फिर बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब सेडिशन के अंडर कवर होता है। और सेडिशन के अंडर अगर हम किसी पर्सन को चार्ज करते हैं तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या फिर 3 साल तक की जेल हो सकती है विद फाइन। अब क्या सेडिशन लॉ पे क्या व्यूज़ हैं ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड में। काफ़ी वर्डिक्ट्स आए थे रोशन थापर केस में, केदारनाथ सिंह केस में, कन्हैया कुमार केस में, जिन्होंने टाइम टू टाइम सेडिशन एक्ट को रीडिफाइन किया गया। और उसमें कुछ इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि सेडिशन को हम तब कवर करते हैं अगर कोई ऐसा एक्ट पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहा है या आप वायलेंट ओवरथ्रो कर रहे हो किसी लॉफुल गवर्नमेंट को, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है या फिर आप स्टेट की पब्लिक की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हो, तब वो चीज़ें, तब आपके वो एक्ट्स क्या हो सकते हैं, कवर होंगे सेडिशन के अंडर। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। दैट इज़ द डिमांड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम वर्क स्पाइक्स, मतलब कि जो मनरेगा स्कीम के अंडर जो डिमांड की जा रही है उसको स्पाइक करने की। फाइन, ये जो न्यूज़ हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, आपको पता ही होगा मनरेगा स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। स्कीम को ये स्टार्ट किया गया था अंडर द मनरेगा एक्ट 2005। ये क्या करती है, जो
एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं उनको हम 100 डेज़ ऑफ एटलीस्ट 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी देते हैं। जिनका एडल्ट मेंबर अपनी मर्जी से काम करना चाहता है पर उसके पास काम नहीं है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट हम विद इन 15 डेज़ प्रोवाइड करते हैं ऑफ बीइंग डिमांडेड फील्ड। मतलब कि अगर सपोज करो मैंने मनरेगा का फॉर्म भरा और अगर मुझे 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो उसमें क्या करें, गवर्नमेंट मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पक्का देगी। मतलब कि 100 डेज़ ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयमेंट का मेरा मतलब कि तनख्वाह बनेगी वो मुझे गवर्नमेंट देगी। ठीक है, फंड जो होता है वो शेयर गया बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, मतलब कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो अनस्किल्ड लेबर के केस में 100% कोस्ट को बोरो करता है, सेमी स्किल्ड के केस में सेंटर क्या करता है 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और स्किल्ड और जो लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में 6% सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो सोशल ऑडिट है मनरेगा का वर्क का वो मैंडेटरी है, जिसमें सो दैट हम अकाउंटेबिलिटी बना सके, मनरेगा स्कीम को ट्रांसपेरेंट बना सके। अभी क्या है 344 करोड़ पर्सनस को मतलब डेज़ की मतलब इतने दिनों की एम्प्लॉयमेंट मिली है टिल फरवरी 2021, जो कि हाईएस्ट है अभी तक। मतलब कि मनरेगा स्कीम कब से चल रही है तो 2005 से, और अभी तक ये सबसे ज़्यादा डेज हैं जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है। आउट ऑफ टोटल पर्सन डेज जो 2020-21 में जनरेट हुए हैं इसमें 52% वुमेन डेज जनरेट हुई, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं क्या है, लॉकडाउन की वजह से रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है। मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी जो होम स्टेट्स हैं उनमें रिटर्न हुई है और वहाँ पे लोगों ने एम्प्लॉयड होना शुरू किया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द पोसीट्रॉन एक्सेस फ्रॉम द कॉस्मिक रे इंटरेक्शंस इन अ गैलेक्टिक मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में है उनके रिसर्चर्स हैं जो, अब देखो जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है किसके अंडर, DST दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनके रिसर्चर्स ने एक मिस्ट्री को रिजॉल्व किया है। किसकी मिस्ट्री, ऑफ पोसिट्रॉन एक्सेस फिनोमिना। पोसिट्रॉन एक्सेस फिनोमिना अभी क्या होता है ये अभी हम पढ़ते हैं साथ के साथ। पोसिट्रॉन एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। लाइक हर एक चीज़ का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। लाइक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, तो उसका एक एंटी पार्टिकल होता है या फिर हम इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। डोंट से कि भाई प्रोटॉन हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। फाइन, कहीं आप सोचो एंटी इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन होगा, नहीं। पोसिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है और इसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलती हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होती हैं, बस इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। फाइन, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एंटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, जबकि पोसिट्रॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव। मतलब आप समझ रहे हो, पोसिट्रॉन में प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन की तरह होगी लेकिन जो उसका चार्ज होता है वो पता पॉजिटिव होता है। ओवर द ईयर्स जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पोसिट्रॉन्स हैं उनके पास काफ़ी एनर्जी है और नियर अबाउट 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी है, और जो जिनके पास एनर्जी 300 इलेक्ट्रॉन गीगावाट से ज़्यादा है वो लोअर हैं एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपर्ट। जो पोसिट्रॉन्स की जो बिहेवियर है बिटवीन द 10 एंड मतलब कि जो पोसिट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 10 से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स क्या बोलते हैं, पोसिट्रॉन एक्सेस। मतलब कि पोसिट्रॉन्स की एक एनर्जी लेवल होता है और अगर उन पोसिट्रॉन का एनर्जी लेवल एक्सेस में हो जाए लाइक 10 से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वाट की, तो उन पोसिट्रॉन्स को हम पोसिट्रॉन एक्स बोलते हैं। फाइन, इन स्टडी ने प्रपोज किया किस तरह से जो कॉस्मिक रेज हैं जब वो मिल्की वे गैलेक्सी से निकलती हैं वो किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट करके और कॉस्मिक रेज को प्रोड्यूस करती हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एंड पोसिट्रॉन। तो इससे हम ये समझ पाएंगे। फाइन, इसके अलावा एक सेकेंड, जो कॉस्मिक रेज होते हैं आई थिंक आपको पता ही होगा, दीज आर द हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो नियरली स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू मूव करती हैं एंड इट इज़ प्रोवाइड वन ऑफ फ्यू डायरेक्ट सैंपल्स ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जो न्यू कॉस्मिक रेज जो का ओरिजिन होगा वो पोसिट्रॉन एक्सेस फिनोमिना हम बोल सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, दैट इज़ UP, MP and the Rajasthan gets maximum grants under the NHM, that is the National Health Mission in the last year। मतलब पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा तो ग्रांट मिला वो किस किस स्टेट को मिला, UP, MP और राजस्थान को। अगेन गाइस ये जो हमारी न्यूज़ कवर होगी किस में कवर होगी, सोशल इश्यूज़ में। अभी क्या है, ये जो 30 स्टेट्स हैं इनको 5 से 6% का टोटल ग्रांट एलोकेट हुआ है पिछले 3 सालों में। जो मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको सबसे कम ग्रांट रिसीव हुआ है, इवन कि 1% से भी कम ग्रांट हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह 2013 में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों को सबसम कर दिया था, मर्ज किया था। फाइन, ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें क्या करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज करना है। मतलब कि
हत्या कह रही हूँ, मृत्यु, मतलब कि जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट कम करना, और जो माएँ हैं उनका जो मोर्टेलिटी रेट है उनको हमें कम करना था। इसके अलावा इसका एम था कि हमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सब लोग ईजिली असेस कर सकें, वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन, यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन। इसके अलावा इसमें हमने फोकस किया हुआ था पॉपुलर स्टेबलाइजेशन, जेंडर बैलेंस बनाना है, डेमोग्राफिक बैलेंस बनाना है, और इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करना है। इसके अंदर और कंपोनेंट्स है जैसे हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो गया, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोसेंट हेल्थ, ये हो गया, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ये सब कुछ इसमें कवर है। इसके अंदर क्या, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 75:25 में करते हैं फॉर ऑल द स्टेट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम। इसके अलावा कुछ और स्पेशल मिनट तो इसमें क्या मैंने आपको बोला कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 75:25 में, बाकी और स्टेट्स में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90:10 के अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपने छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज़ द कैंटोनमेंट बोर्ड। अभी क्या कैंटोनमेंट बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया है सो दैट हम क्या कर सकें, जो कैंटोनमेंट एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है, मतलब कि आर्मी के जो फैमिलीज़ होगी या जो भी सिविलियन पॉपुलेशन रहती है उनको हम एडमिनिस्टर कर सकें। कैंटोनमेंट बोर्ड को सेटअप किया गया अंडर द कैंटोनमेंट 2006। बाकी ये किसके अंडर वर्क करता है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ये लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा सो दैट जो नेशनल मिशन चल रहा है सो दैट हम कंट्री की जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट उसको पूरी कर सकें। इस बार काफ़ी वॉरशिप्स उनको डिप्लॉय कर लिया है सो दैट हम वेरियस कंट्री से जो लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं उनको लेके आ सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, या और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारी कोविड-19 पैंडेमिक बहुत ज़्यादा वर्सन हो रही है। इसके अलावा जो कंटेनर्स हैं वो एयरक्राफ्ट के थ्रू भी आए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एम्प्टी बिकॉज जो ऑक्सीजन फिल टैंक्स हैं उनको हम एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। नेक्स्ट है स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री, मतलब कि 50 साल के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इस स्कीम को कंटिन्यू करेगी 2021-22 के लिए भी। जो फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट्स को उसको यूज़ किया जाएगा कुछ नए कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए या नए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कैपिटल प्रोजेक्ट्स मतलब कि जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, जिनके लिए वन टाइम जो फंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन फंड्स को हम और जगह भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, फ्यूचर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कि अगर रोड्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ रहा है तो फ्यूचर में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अभी क्या है, जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किया, दैट इज़ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, 5% तक इन्वेस्ट करेगा किस में, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा पुश कर सकें। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा फंड होता है जो हम एस्टेब्लिश करते हैं और ये प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्राइवेट लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फंड कलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो फॉरेनर के हो, और वो क्या कर सकें, हम उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। वो कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। SEBI क्या करता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 3 तरह से कैटेगराइज करता है। पहले कैटेगरी 1 में करता है जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, कैटेगरी 2 है जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, कैटेगरी 3 हो गए जैसे हेज फंड्स हो गए। नेक्स्ट है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। अभी क्या RBI ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम उनको ज्वाइन करा है एज अ मेंबर, मतलब कि अब RBI क्या है, इसका मेंबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। ये एक ग्रुप है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स का, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स का एक ग्रुप है, जिसमें जो लोग हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं और किस तरह से हम ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें सो दैट फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिस्क है उसको हम घटा सकें और रिस्क को मैनेज कर सकें। इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था कहाँ पे, पेरिस वन प्लैनेट समिट में दिसंबर 2017 में। आज की लास्ट न्यूज़ है, कुछ जो प्लेसेस से जो न्यूज़ में थे, इजराइल में अभी के एक स्टैम्पेड है, दैट इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल लाग हुए, उसको अटेंड किया गया बाय थाउजेंड्स ऑफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस इन द नॉर्दर्न इसराइल, जिसमें डजन ऑफ पीपल मतलब मरे हैं और काफ़ी लोगों को इंजर्ड किया हुआ है। अल्बानिया अभी के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च किया अल्बानिया में, जिसको डिफेंडर यूरोप 21 भी बोला है।
नेक्स्ट है किर्गिस्तान ताजिकिस्तान। अभी क्या है, बॉर्डर जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे एक सीज़ फायर हुआ है जहाँ पे क्लैशेस हुए, कन्फ्लिक्ट हुआ है ओवर द वाटर सप्लाई बिटवीन द टू एक्स सोवियन सेंट्रल एशियन नेबर्स। फाइन। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स हमारी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।